जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़राअत के नेक्स्ट एपिसोड के साथ ऑस्ट्रेलिया से। आप जैसे जानते हैं कि आपका अपना प्रोग्राम है और आपकी जो आरा है, आपकी जो सजेशंस हैं वो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें अपनी तजावीज़ हमारे फेसबुक और यूट्यूब के चैनल दोनों से भेजें, ताकि हम आपकी आवाज़ बन के मुतल्लिका लोगों तक आपका पैगाम भी पहुंचा सकें और आगे भी आपकी ही एक आवाज़ के तौर पे इस जो किसान की आवाज़ है या जो कंज्यूमर की आवाज़ है, मैं वो कहूँगा कि वो बन के हम आपकी खिदमत भी करें, प्लस जो आपकी जो फलाह और प्लस इसके साथ साथ आपकी जो पॉलिसी साज इदारे हैं वहाँ पे आपका जो एक आपकी रिप्रेजेंटेशन है वो होनी चाहिए। इस सिलसिले में इस प्रोग्राम का बड़ा अमल दखल है, इसलिए ज़रूरी है कि आपका साथ हमारे साथ हो। बात शुरू करते हैं जी। बैक टू होम बजट आया है, बजट को दोबारा चेंज कर दिया गया है, तो इस सिलसिले में बड़े कान खड़े हो गए हैं। तो पहले बात करेंगे जी बजट में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, किसानों के उसके ऊपर क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, क्या इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, क्या IMF डील हमें मिल जाएगी। ये सवाल हैं जो कि हर कोई पूछ रहा है और ईद से पहले पहले इस किस्म की खबरें आ रही हैं। अच्छी बात है कि IMF से अगर बातचीत बन जाती है और हमारी जो ज़रूरत है डॉलर्स की वो वक्ती तौर के ऊपर अगर उसका कोई हल निकल आता है, तो उसमें कोई भी इससे इसकी अहमियत से इनकार नहीं करता। लेकिन हम ज़रा आते हैं बैक टू इकॉनमी कि पहले आपने एक बजट पेश किया जो कि शायद अगर डूएबल नहीं था, उसे कहते हैं ना कि काबिल अमल नहीं था। अब आपने वो डॉलर भी ख़त्म कर दिए, उसकी एमनेस्टी भी ख़त्म कर दी, अब आपने चीज़ें भी कर दी। 2.5% एक जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों के ऊपर लगा दिया गया है, जो 2 लाख से ज़्यादा हैं। इस महंगाई में जबकि हम 40-45% पे फूड इन्फ्लेशन के ऊपर हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये फ़ैसला कितना करामद होगा और कितना काबिल अमल होगा एक आम आदमी के लिए। तो एक आम आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किलात का इजाफ़ा कर दिया गया है, ख़ुसूसन जो सैलरीड क्लास है, जो कि एक कंज्यूमर है हमारे किसान का एक, उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल दौर में हम दाखिल हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस बजट में ये हुआ है कि अफ़सोस के साथ कि 2-3 चीज़ें आपके सामने रखूँगा, जिसमें कि ख़बरें जो आई हैं उसमें ये हमें लग रहा है कि किसान के लिए ज़राअत को मज़ीद मुश्किल कर दिया गया है। पहले ही हम क्योंकि यूरिया या फर्टिलाइज़र या खादें जिसे कहते हैं कि वो हम जो क्वालिटी की मैसर नहीं थी, अगर मैसर कहीं से हो जाती हैं तो वो ब्लैक मार्केट में मिलती हैं। ब्लैक मार्केट को कंट्रोल कोई नहीं कर रहा। जो खाद बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं उन्हें सब्सिडी मिल रही है। और अब ये ख़बर है जी कि 150 रुपया फ़ी बैग, यानी कि 50 किलो का जो खाद की बोरी है उसके ऊपर 3 रुपये एक नया टैक्स लगा दिया गया है, ताकि कीमतें जो सी हैं वो आपकी खादें जो भी हमारी अहम जुज़ है और सबसे महंगा जुज़ है हमारी ज़राअत का, उसमें एक कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है, जिससे कि किसान के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं। इसके साथ साथ 10 रुपये लेवी बढ़ाई जा रही है या बढ़ा दी गई है, मेरे ख्याल से अब तो कह देना चाहिए क्योंकि बजट पास हो गया है। तो अब आपकी जो 10 रुपये लेवी जो पेट्रोल के ऊपर है वो बढ़ा दी गई है, जिससे कि आपकी जो कीमतें हैं ट्रांसपोर्टेशन की वो बढ़ जाएंगी। और जब आपको पता है पेट्रोल महंगा होता है तो पूरी इकॉनमी के अंदर कोई भी चीज़ हो वो महंगी हो जाती है खुद ब खुद। तो ये मज़ीद आपके लिए जो डीज़ल, पेट्रोल, हमारी जो ट्रैक्टर हैं, हमारी जो मशीनरी है, हमारी जो तहसील के ज़राए हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो उनकी महंगाई कर दी गई है। तो अब किसान जो है अगर कीमतें कंट्रोल करनी होगी तो किसान को मज़ीद जो है वो इस मौके के ऊपर वो कहेंगे जी किसान की जो है कीमत कम कर दो। और ये बहुत भी मुश्किलात हैं कीमतें कम करने में। बात करते हैं कि मकई जो थी हाइब्रिड मकई, अभी हमारा जो पहला सीज़न ख़त्म हुआ है बहारिया मकई का, उसमें तमाम जो किसान भाई थे उन्होंने अपनी फसल जब दी तो ओकाड़ा, आरिफ वाला, ये तमाम जो मंडियां हैं उसके अंदर जो मैं तो ये एक स्टॉकिस्ट कहता हूँ या माफिया कहता हूँ जो जिन्होंने ये हरकत की, और उसकी कीमत 1800, 2000, 2200 पे ले आए हैं। और 13-14 मस्जिद की मकई जो आखिरी खबरें आई थी उसमें 2300 की बिक रही थी बैक टू होम। और इसके लिए आप अंदाज़ा करें कि अगर 100 मन आपकी पैदावार है और आपके जो 2 लाख रुपये अगर आपने ठेका दिया है
तो क्या आपके पास क्या रह जाता है बाकी, जिसमें से कि आप अपना जो गुज़र बसर है और जो आपने सुबह सर्दियों की सुबह उठ के आपने अपनी फसल के ऊपर जो मेहनत की है, कोहरे के अंदर हम देखते हैं कि आप लोगों ने मेहनत की, फिर इस गर्मी के अंदर आपने उसकी कटाई की है, आपने लेबर का अरेंजमेंट किया है, फिर उसके साथ साथ आपने उसको स्टॉक किया है, फिर बीमारियों से बचाने के लिए महंगी दवाइयाँ ली हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो थीं ये अब आपके लिए एक मेरे ख्याल से नेट रिज़ल्ट उसका देखें तो किसान के लिए कोई अच्छा नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं कि ईद के फ़ौरन बाद इसकी जो कीमत है वो बेहतर होगी और ये 3000 से ज़्यादा में बिकेगा, ताकि फिर जाके कुछ फार्मर को, मेरे ख्याल से 3000 वो रेट है जिसमें कि शायद हम कहें कि किसान के लिए माकूल मुआवजा जो उनसे है वो मैसर होगा। तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल से किसान भाइयों ने भी थोड़ा सा इत्तेहाद का मुजाहिदा किया है और उम्मीद है कि वो करेंगे। और ताकि आप अगर सप्लाई रोक दें थोड़ा सा के लिए, फार्मर अगर अपनी सप्लाई रोकेगा, अपनी जो स्टोरेज करने के तरीके देखेगा, उससे ये बेहतरी होगी कम अज़ कम कि हमें ये नज़र आएगा कि आपको जो कीमत है, माकूल मुआवजा जो उनसे है वो वक्ती तौर पे जो मुश्किल मसला था उससे आप काबू पा लेंगे और आगे आपको मज़ीद मेरे ख्याल से आसानियाँ पैदा होंगी। इसके साथ साथ जी बात पीछे से ये भी खबरें हैं कि जो गंदम है उसकी प्राइस फिर बढ़ गई है, जैसे पिछले प्रोग्राम में से बात किया था, उसका अभी तक कंट्रोल मैकेनिज़्म नहीं हुआ। तो हम यही बात करेंगे कि आगे आप इसको देखें। इसके साथ साथ पीछे जो हमें खबर मिल रही है वो ये है कि अच्छा बीज जो था 11-21 या जो दूसरी वैराइटीज़ हैं सुपर किसान, उसमें कुछ थोड़ी बहुत शिकायत आ रही है और पंजाब सीड कॉरपोरेशन का शिकायत आई है कि उनका जो सीड 11-21 धान का था उसकी अच्छी पनीरी की जर्मिनेशन नहीं हुई। तो इस लिहाज से जो फार्मर थे उनकी शिकायत आई है। तो मेरे ख्याल से पंजाब सीड कॉरपोरेशन के जो लोग हैं उनसे ये हमारी दरख्वास्त है कि अगर वो अपनी प्रोडक्ट को देखें, अपनी चीज़ों को देखें और माकूल मुआवजा उनका मेरे ख्याल से कुछ होना चाहिए, ताकि अगर वो एतमाद का मुआवजा किया है, किसान ने आपके बीज ख़रीदा है आपका और बिल्कुल लीगल ज़राए से ख़रीदा है, उनकी रसीदें हैं उनके पास, और अगर वो उसकी जर्मिनेशन नहीं हुई तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल से जो एक्सटेंशन वर्कर्स हैं पंजाब के और दीगर सूबों के, सिंध के, इसके साथ साथ जो सीड के इदारे हैं, पंजाब सीड जैसे है या फेडरल सीड को भी देखना चाहिए, इसको रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट को, कि ऐसा सीड उन्होंने कैसे सर्टिफाई कर दिया जिसकी के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे, ताकि आइंदा आने वाले जो उनसे हैं दिनों में हम अच्छा सीड अगर देंगे तो किसान अच्छी पैदावार लेगा और उसका मेरे ख्याल से बेहतर रिज़ल्ट आएगा। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जी बात करते हैं, मेरी लाइफ स्टॉक के लोगों से बात हुई है यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ ईद का बस आमद है, तो उस सिलसिले में बात हुई। तो गोट फार्मिंग से वाबस्ता लोगों से बात हुई मेरी। अभी एक कंपनी से बात हुई, उनका तकरीबन कोई 24,000 एकड़ का एक फार्म है और 17,000 एकड़ का एक फार्म है। तो इमेजिन करें कि कितने बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पे गोट फार्मिंग और जो है इस किस्म की फार्मिंग लाइफ स्टॉक किया जाता है। और उनसे जब डिस्कशन हो रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि उन्होंने भी कोई चीज़ नहीं छोड़ी। वो ना सिर्फ गोश्त बल्कि गोश्त के अलावा जो है उसकी तमाम चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, पाए हो गए, इसके साथ साथ गुर्दे हो गए, इसके साथ साथ कलेजी हो गई, हर चीज़ जो है ना वो आपको अभी मेरे साथ ये प्रोग्राम में मैं शेयर करूँगा, ये तस्वीर भी जो वो वहाँ पे अवेलेबल हैं, और वो हर चीज़ का जो कैकस है उसको करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कुछ थोड़ी सी वैल्यू एडिशन भी की है। वैल्यू एडिशन इस तरह से की है कि वो कहते हैं जी कि ये थोड़ा सा भुना हुआ या जिस तरह से हम पाए बनाते हैं उस तरह से भी उन्होंने किया हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारी खाली देख के खुशी हुई कि हम ही खाली इनोवेशन नहीं कर रहे होते, वहाँ पर भी लोग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने नया किया है कि जी बर्नट, कि अगर आप थोड़ा सा जो है इसको जो बेक करके अगर चीज़ें मिलें आपको तो वो कैसी लगती हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा फार्म मैंने इन लोगों से बात की है। लेकिन एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी निकलती है, और अपॉर्चुनिटी ऐसे थी कि मैंने जब बात की उनसे तो एक बातों में मैंने उनसे पूछा जी आप खाल का क्या करते हैं। तो खाल के सिलसिले में वहाँ पता लगा जनाब खाल का वो कुछ नहीं करते। स्पेशली जो मटन है या गोट फार्मिंग है, गोट फार्मिंग में उन्होंने कहा जी कि हमारी वो वेस्ट हो जाती है। तो मेरे एकदम कान खड़े हो गए। तो मैंने कहा जी आपके यहाँ कोई लेदर की इंडस्ट्री नहीं है जो आप देख रहे हो। तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये वैल्यू एडिशन हम नहीं करते। हमें अफसोस है कि हमारा ये जो खाल का सिलसिला है, जिसे वो हाइड कहते हैं खाल को,
वो हमारा अभी तक हमने उसको यूज़ नहीं किया। तो एक अपॉर्चुनिटी आई कि यहाँ पे जो है लेदर के अगर प्लांट लगाए जाएँ और यहाँ पे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में हम रोल भी कॉन्केव एग्री और किसान मददगार ऐसे जो हमारे लोग हैं जो कि लेदर टैनरीज के अंदर काम कर रहे हैं और लेदर के वहाँ पे यूनिट लगाना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम यहाँ लेके आएँ और बहुत उसको किराया दें, क्यों ना वहीं पे ही हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इस किस्म की जो हमारे पास डॉलर्स अर्न करने का या रेवेन्यू अर्न करने का एक तरीका और भी निकल सकता है। तो इस सिलसिले में हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है इस सिलसिले में। और ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ के जो फार्मर हैं उनकी जो इनोवेशन या जो तरीके हैं वो हम पाकिस्तान में जाके रोशनास कर सकें, और वो अपॉर्चुनिटीज़ जो पाकिस्तानी लोगों के लिए यहाँ पे हमें अगर मिलती हैं तो वो हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ शेयर भी कर सकें, और इसके साथ साथ ताकि वो इसको अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें और आगे लेके चलें। इसके साथ साथ देखें जी, बी फार्मिंग का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, और बी फार्मिंग के अंदर भी मेरे ख्याल से बहुत पोटेंशियल है। यहाँ पे मैंने देखा है कि बड़े खुशी से लोग जो उनसे हैं वो प्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ग्रोन इन ऑस्ट्रेलिया या मेड इन ऑस्ट्रेलिया की ये चीज़ें कर रहे हैं। तो हमारे पास भी जितनी पोटेंशियल है स्पेशली हनी का और बी फार्मिंग का, उसको अगर हम पोटेंशियल को यूज़ करें, स्टैंडर्डाइज करें, सर्टिफाइड करें, तो बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत अहमियत है इस चीज़ की कि हम अपने जो रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं जी। एक चीज़ जो मैंने ये देखी यहाँ पे कि बायोडाइवर्सिटी का बहुत ख्याल किया जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी जो उनसिया उन्होंने अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा के, साइन लगा के रखा हुआ है कि कोई भी बंदा बाहर से आएगा तो वो कोई सैंपल नहीं लेके आएगा, सैंपल लेके आते हैं तो डिस्क्लोज़ करें। एप्पल हो, मैंगो हो, कोई भी किसी किस्म की कोई चीज़ है तो वो कहते हैं जी कि बाहर से अंदर नहीं आएगी, ताकि वो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी का है चीज़ें वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका बहुत ख्याल है कि जो परिंदे हैं, जो यहाँ पे इंसेक्ट्स हैं, जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका बहुत ही इकोसिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये पोलिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई चीज़ बाहर से आ जाए वो इनको डिस्टर्ब करेगी। तो इस सिलसिले में मैंने ये देखा कि बायोडाइवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और क्रिटिकल समझा जाता है कि इसके बगैर आप वो कहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन है, क्योंकि आपको पता है इनकी इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन इसके साथ साथ एग्रीकल्चर भी इनका रेन फेड है, यानी कि ये बारानी इलाके ज़्यादा हैं, ये बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इन्होंने अपना इकोसिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि यहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं या जिनके हम कहते हैं कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ हैवानात हैं, जो मुख्तलिफ़ अल्लाह ताला की ये कीड़े मकोड़े अल्लाह ताला ने बनाए हैं, उनका एक अहम रोल है यहाँ की पोलिनेशन में। और ये क्योंकि रेन फेड है, इसके साथ साथ इनके एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस है, तो ये समझते हैं कि ये पोलिनेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें कल्चरल जो इनकी डाइवर्सिटीज़ हैं, इन जो एनिमल्स की, इनकी जो इंसेक्ट्स की, इनको उन्होंने कहा है कि इनको हमने छेड़ना नहीं है। तो ये चीज़ है जिस तरह से हम अपने देख रहे हैं कि फ्रूट फ्लाई या वाइट फ्लाई या बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कल्चर को छेड़ दिया है। प्लस इसके साथ साथ हम कंक्रीट के जंगल्स बना रहे हैं, हम अपनी एग्रीकल्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कि इनके यहाँ बहुत ही अहमियत रख दी जाती है ऐसी चीज़ों को। प्लस ये अपने इंडिजिनस फूड को सपोर्ट करते हैं। उस पर मज़ीद आपके साथ बात करूँगा नेक्स्ट प्रोग्राम में। लेकिन खुशी इस बात की है कि कम से कम यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं। प्लस एक जाते जाते एक अच्छी खबर ये आई है कि चाइना को पाकिस्तान से आम की एक्सपोर्ट शुरू हो गई है। ये भी एक अच्छा रेवेन्यू है, चेरी की जा रही है। तो ये एक खुशआइन बात है आम के जो ग्रोवर्स हैं उनके लिए भी, और हमें नई मंडियाँ तलाश करनी है ताकि हम वहाँ पे अपनी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनको बेच सकें। तो ये एक अच्छा खुशआइन चीज़ है फार्मर्स के लिए और ग्रोवर्स के लिए। इस तरह से मज़ीद मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करेंगे और आपकी आवाज़ बन के दोबारा हाजिर होंगे। इसके साथ ही आपको दोबारा से दरख्वास्त करूँगा कि अपनी राय से और अपनी सजेशन से ज़रूर हमें आगाह करें, और इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।